Good morning class. Today I am going to teach you heating effect of electric current. It is also known as Joule's heating effect. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में करंट पास की जाती है तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है जिससे कंडक्टर हीट हो जाता है और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. When current passes through any conductor, work is done against resistance. As a result of this, conductors become hot. This is known as Joule's heating effect of electric current. तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसके एंड्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V अगर अप्लाई किया गया है. मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको हम किसी भी सेल से जोड़ते हैं और वर्क डन टू फ्लो चार्ज Q in the conductor, then V equal to W upon Q. Work done to flow the charge Q against resistance V equal to W upon Q और ये W equal to VQ. If charge Q flow through the time t, then current equal to Q equal to आप जानते हैं I into T. अगर कोई भी कंडक्टर में चार्ज Q T समय तक अगर बहता है, फ्लो करता है, तो Q इक्वल टू आई टी और यहाँ पर फिर हम जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं Q की. ये हो जाता है वी आई टी. दिस इज द एनर्जी विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वी आई टी. यह है हीटिंग इफेक्ट. ये हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है. इसमें 2-3 फार्मूले बनते हैं. यदि हम I की वैल्यू यहाँ रखते हैं रेजिस्टेंस के टर्म में, ये हो जाता है H इक्वल टू V. I की जगह जो है हम लिखते हैं V अपान R. I की वैल्यू अगर हम रखें ये हो जाता है H इक्वल टू V स्क्वायर अपान R T. दिस इज अनदर फार्मूला फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट. इस तरह से अगर हम I की वैल्यू रख दिए हैं और V की वैल्यू रख दिए हैं और इसी में अगर हम जो है V की वैल्यू अगर रखते हैं तो देखिए क्या होता है. सबसे पहले हमने Q की वैल्यू रखा तो ये आपका आया है. फिर V की वैल्यू रेजिस्टेंस के टर्म में रख देते हैं तो आपका ये आ जाता है. और यहाँ पर अगर V की वैल्यू हम रखें तो V इक्वल टू आई आर होता है. रेजिस्टेंस के टर्म में अगर ये वैल्यूज हम रखते हैं तो H इक्वल टू V की जगह आई आर लिखते हैं और आई टी. ये हो जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये 3 फार्मूले हैं जिनका यूज किया जाता है. सबसे पहले वर्क आप कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला पता है. Q की वैल्यू रख देते हैं आई टी, तो वी आई टी हो जाता है. फिर अगले में हम I की वैल्यू रखते हैं, V अपान R होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं V इक्वल टू आई आर. ये हमने रखा है I की वैल्यू I इक्वल टू V अपान R. तो इस तरह से इन फार्मूलों का यूज करके हम जो है इसको ज्ञात करते हैं. इसका जूल्स हीटिंग एग्जाम्पल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज सेफ्टी फ्यूज. Safety fuse is a piece of resistance of high resistivity and low melting point made of tin and lead alloy. Safety fuse जो होता है एक रेजिस्टेंस का एक टुकड़ा होता है, एक पीस होती है और ये जो है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी का होता है. ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट और
मेड ऑफ टिन एंड लेड एलॉय। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये किसका बना होता है? तो ये टिन लेड एलॉय का होता है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट गेट हीटेड and due to low melting point it is easily melted. तो when ये high value of current passing through the circuit in comparison to the permissible value, then it get heated and melts. Due to the melting of fuse, current in the circuit is cut off and the appliances are safe. इस तरह से होता क्या है, इसको आप हिंदी में देखिए। सेफ्टी फ्यूज जो है वह एक रेजिस्टेंस का टुकड़ा होता है जो हाई रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, और ये टिन लेड एलॉय का बना होता है। जब सर्किट में ज़रूरत से ज़्यादा करंट पास होती है, जो उसकी परमिसिबल वैल्यू है, सर्किट की जो लिमिट है, उससे जब ज़्यादा करंट पास होती है तो हाई रेजिस्टिविटी के कारण यह हीट हो जाता है, और हीटिंग के कारण ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए मेल्ट हो जाता है और सर्किट में करंट कट ऑफ हो जाती है, और जो अप्लायंसेज होते हैं वो सेफ होते हैं। तो इसका नेक्स्ट आपका एग्जांपल इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं। हीटर्स जो होते हैं वो नाइक्रोम एलॉय के बने होते हैं, सेम चीज़ यही होती है, और हाई रेजिस्टिविटी के कारण जो है ये हीट हो जाते हैं। इस बार नेक्स्ट टॉपिक आपकी है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिसिपेटिंग एनर्जी। पावर, रेट ऑफ डिसिपेटिंग एनर्जी इन द सर्किट इज कॉल्ड पावर। पावर में कितनी सर्किट में कितनी पावर रिलीज हो रही है, कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो होता है आपका पावर है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आपका निकालते हैं। रेट ऑफ डिसिपेटिंग हीट एनर्जी इज नोन एज पावर। ये P इक्वल टू हो जाता है W/T, और W वर्क डन आपने अभी निकाला है, H हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और हीट वाले सभी फार्मूले आपको पता हैं ये क्या क्या होते हैं। V²/RT एक ये है, आपने देखा, और अपान T कर देते हैं तो T से T कैंसिल हो जाता है, ये होता है V²/R। इसी तरह से P इक्वल टू W की वैल्यू जो 3 वैल्यूज थी VIT/T, इट इज VI। और ये आपका एक फार्मूला हो गया नंबर 1 और 2, और तीसरा आपका होता है, आपने पढ़ा था हीट का I²/RT। इसमें भी आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, ये होता है I²R। ये 3 फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम पावर ज्ञात करते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज वाट, यहाँ से यूनिट निकालते हैं W/T, ये होता है जूल अपॉन सेकंड। 1 जूल पर सेकंड इज नोन एज 1 वाट। 1 वाट। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये 100 वाट एंड 25 वाट बल्ब्स आर कनेक्टेड बाय ए सप्लाई इन फॉलोइंग वेज, व्हिच बल्ब ग्लो ब्राइटली। इसमें 2 बल्ब हैं जिनकी पावर 25 और 100 वाट है। इनको किसी सप्लाई से 3 तरीके से जोड़ा गया है। सबसे पहले 1 by 1, और दोबारा कंबाइंड इन पैरेलल, फिर कनेक्टेड इन सीरीज। 1 by 1 का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई सप्लाई है, पहले 25 वाट को जोड़ा गया इसी सप्लाई से, 1 by 1 का मतलब ये होता है, और फिर जो है इसी सप्लाई से जो है इसको हटा करके यहाँ फिर 100 वाट को जोड़ दिया गया। अब ये देखना है कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। 1 by 1 का मतलब यही होता है कि पहले 25 वाट को जोड़ दिया, उसको देखा कितना ग्लो करता है, फिर 100 वाट को उसी से जोड़ा, उसको हटा करके इन दोनों में कौन ज़्यादा ग्लो करता है, ये हमें व्याख्या करनी है।
1/1 का मतलब ये नहीं कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। तो इस तरह से पहले का उत्तर हम कैसे लिखते हैं, आंसर 1। तो क्या करते हैं आप ये जानिए। सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं और हर क्वेश्चन में आपका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला है P = V²/R। दिस implies that P proportional to 1/R। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और वो ज़्यादा ग्लो करेगा। जब 1/1 सप्लाई कहें, यहाँ कोई भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको हम ग्लो को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये आप लिख लेंगे कॉन्सेप्ट इसका। तो इस तरह से जो है पावर ज़्यादा है 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली, लिख लीजिए, ग्लो मोर ब्राइटली in comparison to 25 वाट। ये आपका पहला उत्तर होता है। रीजन आपको इस तरीके से देना है, फार्मूला लिख देना है और इसके आधार पर P proportional to 1/R। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए वह बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये पहला उत्तर आपका है। दूसरा है कनेक्टेड इन पैरेलल, आंसर 2। जब पैरेलल के लिए सेम कंडीशन यही बनती है। 1/1 जैसे है, ये आप देखिए 1/1 में यही किया गया कि सप्लाई से जो है आपका इसको जोड़ दिया जाता है। ये आपकी सप्लाई है और एक बल्ब आपका ये है। और पैरेलल का मतलब होता है कि इन दोनों बल्ब को 25 वाट और 100 वाट को इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ दिया गया। सेम कंडीशन वही बन रही है जो इससे 1/1 और पैरेलल दोनों में हम ये पॉइंट के बीच में जोड़ते हैं। तो जब हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो P = V²/R, यही सेम फार्मूला हम लिखते हैं और ये हो जाता है। और दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला इसीलिए लिखते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो समान होता है। ये भी आप समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्ञात करने के लिए वोल्टेज समान होता है। P = V²/R, P proportional to 1/R। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में भी 100 वाट ग्लो मोर ब्राइटली इन कंपेरिजन टू 25 वाट। ये दो हो गया, 1/1 और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो तीसरा पार्ट है कि जब इसे हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि एक सेम करंट फ्लो होती है, इसलिए इसको हम इस रिलेशन को लिखते हैं, सर्किट में सेम करंट फ्लो होती है। तो यहां से आपको मिलता है P proportional to R। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए वह कम ग्लो करेगा। तो 100 वाट का बल्ब जो है उसकी पावर ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये रीजन लिख लेंगे, इसलिए वह कम ग्लो करेगा। और 25 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। देयर आर two electric bulbs rated 60W 110V and 100W 110V. They are connected in series with 220 DC supply. Will any bulb fuse? What will happen if they are connected in series in parallel with the same supply? क्वेश्चन आपका है कि दो बल्ब हैं जिनकी रेटिंग इस तरह से है। रेटिंग का मतलब होता है कि 60W 110V का मतलब होता है कि अगर इसको 110 वोल्ट पर यूज करेंगे तो इसकी पावर 60W है। इसी तरह से ये दो बल्ब हैं और इनको अगर जो है सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या ये फ्यूज हो जाएगा कोई बल्ब?
तो कोई बल्ब फ्यूज कब होता है? जब उसमें उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट पास होती है। क्वेश्चन समझिए आप कि हर बल्ब की अपनी एक लिमिट है, उसमें अगर उस ज़्यादा करंट उससे फ्लो हो जाएगी तो वो फ्यूज हो जाता है। तो इस बल्ब की लिमिट क्या है, करंट कितना इसमें फ्लो हो सकती है, ये हम इस रिलेशन से ज्ञात करते हैं। I1 पहले बल्ब में कितनी करंट फ्लो हो सकती है, इस रिलेशन से P इक्वल टू वी I इक्वल टू P अपान वी। I इक्वल टू P अपान वी, पहले बल्ब में कितनी करंट फ्लो होगी आप ये ज्ञात करेंगे। तो आपका ये है पावर जो है 60 है, और आपका इसका जो वोल्टेज है 110, ये आपका होता है 6/11 एम्पियर। ये पहले बल्ब में अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो वो फ्यूज हो जाएगा। अब देखते हैं और दूसरे बल्ब में कितनी करंट है, उसकी क्या लिमिट है ये देखते हैं। ये हो जाएगा 100, इसका भी P अपान वी से हम ज्ञात करेंगे। तो हो गया 100 वाट अपान 110, ये हो जाएगा आपका 10/11 एम्पियर। They are connected in series with the 220 DC supply। यदि इनको सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। सीरीज में जब जोड़ देंगे तो इसका रेजिस्टेंस देखते हैं कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं हम कि सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और फिर कितनी करंट इसमें फ्लो हो सकती है। तो जब सीरीज में जोड़ देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, पहले का रेजिस्टेंस भी इसी से हम ज्ञात करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करिए और रेजिस्टेंस का फार्मूला आप इससे ज्ञात करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। ये हो जाता है R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। इस रिलेशन से पहले का रेजिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर अपान पी। तो हो गया वी स्क्वायर 110 इंटू 110 अपान 60। इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका अपान 6 ओम। और दूसरे का जो ज्ञात करते हैं इसका रेजिस्टेंस, ये आपका ये दिया गया है 110 इंटू 110 अपान 100। ये आपका कट जाता है, ये हो गया आपका ये आपका 121 ओम। तो ये इसका रेजिस्टेंस होता है। अब इसको जब सीरीज में आप ऐड करते हो तो कुल उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज में आपको पता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हो जाता है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये आप पॉइंट में आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया ये अप्रॉक्सीमेट जब हम निकाल लेते हैं तो इसको 202 ओम लिख लेते हैं। 202 ओम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस 323 ओम आया। अब सीरीज में जोड़ने के बाद इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सीरीज में इसको 220 डीसी से जोड़ दिया गया है तो करंट हो जाएगी I इक्वल टू वी अपान R1 प्लस R2। ये V की वैल्यू है 220 और R1 प्लस R2 की वैल्यू है 323। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड कर लेते हैं। तो
0.62 करके आएगा आपका, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एम्पियर आई। तो इस तरह से अब ये देखना है कि इसको पॉइंट में अगर सॉल्व करते हैं तो ये होता आपका 0.55 एम्पियर, और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 0.91। इस तरह से आप देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ऐड करते हैं तो ये करंट इससे ज़्यादा फ्लो हो रही है, इसलिए ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज व्हेन कनेक्टेड टू 220 सप्लाई। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, हमें इस तरह सवाल बोर्ड में दिया गया है और कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं कि दो बल्ब दिए गए हैं, इन्हें किसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है 220 सप्लाई, क्या ये फ्यूज हो जाएगा कोई बल्ब कि दोनों ग्लो करेंगे? तो हम करते क्या है, पहले इन बल्ब की लिमिट ज्ञात करते हैं कि इन बल्ब में कितनी करंट फ्लो हो सकती है इनकी रेटिंग के हिसाब से, और फिर देखते हैं कि अगर इनको सीरीज में या पैरेलल में हम कंबाइन करते हैं तब कितनी करंट बहती है। अगर वो करंट ज़्यादा फ्लो होती है इनसे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, नहीं तो दोनों बल्ब जो है सर्किट में ग्लो करेंगे। इस तरह से इनकी हमने करंट ज्ञात किया और सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी हम इसी कंडीशन से पता करते हैं, और सीरीज में जोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस आता है, और इन दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है तो कितनी करंट फ्लो होगी, यही हमारी टारगेट थी। तो इससे जोड़ने के बाद आपकी ये करंट फ्लो होती है, और हम देख रहे हैं कि ये करंट आपकी पहले वाले करंट से ज़्यादा है। ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इनको अगर पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो होता है आपका हो जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस कंडीशन से जब आप इसको वैल्यूज पुट करोगे, ये हो गया 1/202 प्लस 1/21, ऐड कर लेंगे 21, और ये हो जाता है 121 प्लस 202, और ये और 202, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी जो है बहुत ही कम आती है, समथिंग 1 ये आपका एम्पियर। तो इस तरह से जब इन्हें पैरेलल करते हैं तो दोनों बल्ब ग्लो करेंगे, क्योंकि तब ऐसी कंडीशन में जो होती है ये आपका 1/R है, 1/R इतना है। तो जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो इस तरीके से, जब इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तब देखते हैं कितनी करंट फ्लो होती है। तो पैरेलल में जोड़ने पर जो आपका होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ये हो जाता है आपका R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2। तो R1 R2 की वैल्यू आपको ये दी गई है 202, 121 अपान R1 प्लस R2
202 प्लस 121। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है 0.76 ओम। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। करंट आप जानते हो I इक्वल टू V अपान आर। V की वैल्यू 220 वोल्ट से जोड़ा गया है अपान 0.76। ये आपका लगभग जो है 3 एम्पियर से ज़्यादा आता है। इस तरह से आप देख रहे हो जब पैरेलल में इसको जोड़ देंगे तो 3 एम्पियर करंट जो है इसमें फ्लो होगी, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी और ये दोनों बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएंगे। इनमें से कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले करंट की लिमिट दोनों बल्ब में ज्ञात करनी है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कितनी करंट फ्लो होगी, और इन दोनों कंडीशन में जिसमें कम करंट जिसकी लिमिट आपकी ज़्यादा होगी वही बल्ब आपका बचेगा, नहीं तो फ्यूज हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। ये आपका एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है इस तरह से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का मतलब होता है कि हमें करंट ज्ञात करनी है। तो इस रिलेशन से हम करंट ज्ञात करते हैं और करंट के लिए हम फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी आई से, और I इक्वल टू ये हो जाता है P अपान वी। P की वैल्यू है 100 और V की वैल्यू है 220, ये हो जाएगा एम्पियर। और जो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका ये जानते हो I इक्वल टू Q अपान T। I की वैल्यू हम जानते हैं Q अपान T, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो ये होता है NE अपान T। T का मतलब पर सेकंड दिया गया है, तो I इक्वल NE अपान T। ये हो गया आपका 100 और 220। तो N की वैल्यू इससे हम फाइंड आउट करते हैं। N इक्वल टू ये आपका ऐसे हो जाएगा 10 अपान 22 और अपान इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर जाने के बाद आपका 10 की पावर 19 और ये 10 का पावर 20 हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 1 अपान 35.2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2.8 समथिंग करके आता है। इसको जब करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर यहाँ से जीरोस एडजस्ट करते हैं 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास करेंगे पर सेकंड। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 2 नंबर में आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको पूरे सभी क्वेश्चन को अरेंज किया, हर टाइप के क्वेश्चंस को अरेंज किया है। आप और बहुत सारे क्वेश्चंस इस बेस के आधार पर ट्राई कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।